हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और रेगुलर बेसिस पे स्कूल जा रहे हैं। आज की ये क्लास हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 7th के चैप्टर 6 की। जी हाँ, चैप्टर का नाम है द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर का नाम है पुनर्गठन का युग यानी द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि मौर्यन एम्पायर के बाद यानी मौर्य साम्राज्य के बाद किस तरह छोटे छोटे राज्यों का जो है उदय होता है और ये जो राज्य है किस तरह एक शक्तिशाली एम्पायर बनते हैं और किस तरह बाहर से यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर से बहुत सारे विदेशी आक्रमण होते हैं और कौन कौन से एम्पायर इंपॉर्टेंट थे इस टाइम पीरियड में, उन्होंने क्या काम किया, कल्चरल बेसिस पे किस किन चीजों का डेवलपमेंट किया, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे कि आपको ये मैप दिख रहा है, इस मैप से आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा। मौर्यन एम्पायर के वीक पड़ने के बाद, जब मौर्यन एम्पायर जो है काफी वीक पड़ जाता है, अशोक के बाद जितने भी राजा हुए वो इतने ज्यादा कैपेबल नहीं थे, जिन्होंने शासन प्रणाली को इतने अच्छे से नहीं चलाया। जिसके बाद अंतिम मौर्य साम्राज्य को जो है शुंग वंश के शासक जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है 185 बीसीई में हटा दिया मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक को और अपने वंश की स्थापना की, जिसको शुंग डायनेस्टी या शुंग वंश कहा जाता है। अगर बात करें मौर्य एम्पायर जो है, वो मौर्य एम्पायर के टाइम पीरियड में जो है साम्राज्य काफी ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन जैसे जैसे राजा बदलते गए, अशोक के टाइम पीरियड के बाद जो जितने भी राजा बने उन्होंने साम्राज्य को वीक कर दिया। वीक करने की वजह से और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से जो है शुंग वंश की स्थापना हुई थी 185 बीसी में। अगर इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में हम रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो पूरा काल, ये पूरा टाइम पीरियड हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये जो पूरा टाइम पीरियड है ये आपको बताएगा कि किस तरीके से अलग अलग तरह के नए नए राज्यों का गठन किया गया और राज्यों का उदय हुआ। इनकी पॉलिटिकल जो बॉर्डर थी, पॉलिटिकल सीमाएं थी, वो किस तरह बदल गई, किस तरह नए नए राज्यों ने अपने राज्य को स्ट्रॉन्ग किया और नई नई पॉलिसीज अपनाई। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन की विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, फीचर्स के बारे में बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस टाइम पीरियड में राइज ऑफ मैनी रीजनल किंगडम यानी छोटे छोटे बहुत सारे राज्यों का उदय हुआ। कंपटीशन फॉर पॉलिटिकल पावर यानी राजनीतिक शक्तियों के लिए जितने भी राजा थे इस टाइम पीरियड में, उनके बीच में एक तरह का कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा हमें देखने को मिलती है। इस टाइम पीरियड में आर्ट एंड आर्किटेक्चर का और लिटरेचर का काफी ज्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ कल्चरल बेसिस पे लोगों के साथ जो एक्सचेंज इंक्रीज होता है यानी आदान प्रदान होता है। बाहर से लोगों ने जो इन्वेट किया था उनके कल्चर को, उनके लैंग्वेज को जानने का मौका मिलता है। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके कल्चर और उनके जो लैंग्वेजेस है, उनकी जो विरासत है, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सारी चीजें इसमें हम देखते हैं जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक में आती है। इसके अलावा भारत का जो पॉलिटिकल मैप है, हमें इस टाइम पीरियड में आते आते इसकी जो राजनीतिक सीमाएं हैं, इसका जो पॉलिटिकल बॉर्डर है वो हमें चेंज होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टेट है या राज्य हैं उन पर किस तरह अलग अलग राजाओं ने रूल किया, कैसे अपने राज्य का एक्सपेंशन किया, कैसे साम्राज्यवादी नीति को अपनाया, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। इसलिए इस पूरे चैप्टर का नाम ही है रीऑर्गेनाइजेशन यानी राज्य का पुनर्गठन करना। समझ में आया? इसके बाद आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस टाइम पीरियड में जितने भी नए नए राज्य रीऑर्गेनाइज हुए, उन राज्यों के बीच में टसल ना रहे, लोगों के बीच में जो है फ्रेंडशिप वाला बिहेव रहे, मित्रतापूर्ण संबंध रहे। इसके लिए राजाओं ने जो है वैवाहिक संबंधों को यानी मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए। वैवाहिक संबंध या मैट्रिमोनियल अलायंस बनाने का मतलब है कि राजाओं ने अपनी बेटियों की, अपने डॉटर्स की जो शादियां हैं वो नियर बाई जो राजा किंगडम है उनके राजाओं से करी, ताकि उनके बीच में जो है एक लव अफेक्शन वाला एक रिलेशनशिप बन जाए, ताकि जो है वो एक दूसरे के एनिमी ना हो। साथ इसलिए और इससे साथ ही साथ क्या होगा, राज्य की जो ऑर्गेनाइजेशन है, राज्य की जो व्यवस्था है वो और भी ज्यादा मजबूत या स्ट्रांग हो जाएगी। पड़ोसी जो राजवंश है वो उनके ऊपर कब्जा नहीं करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इनसे जो है आसपास के साम्राज्य में पीस एंड हार्मनी यानी शांति व्यवस्था बनी रहेगी। अगर हम बात करते हैं कि इस टाइम पीरियड में कौन कौन से राजवंश हमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, तो आउटसाइड ऑफ इंडिया के जो बात करते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर से जो इंडिया में आए थे वो थे आपके इंडो ग्रीक, शक एंड कुषाण। इसके अलावा भारत में भी बहुत सारे राज्यों का राइज हुआ, बहुत सारे एम्पायर का राइज हुआ, जिसमें हम शुंग के बारे में पढ़ेंगे, चेदी, सातवाहन। और साउथ इंडिया में मुख्य रूप से यानी दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांडे ये मुख्य साम्राज्य हैं
मुख्य डायनेस्टी थी। इन डायनेस्टियों का राजवंश का इस टाइम पीरियड में जो है राइज हमें देखने को मिलता है। इन्होंने कल्चरल लेवल पर भी काफी ज्यादा एक्सपेंशन किया था पॉलिटिकल बॉर्डर के साथ साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। अब हम बात करने वाले हैं शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश के बारे में बात करते हैं तो शुंगों का जो उदय है, मैंने आपको पहले ही बताया था 185 बीसी में मौर्य वंश के जो अंतिम शासक है उनको हरा करके शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। पहली इंपॉर्टेंट चीज, इस टाइम पीरियड में जो इन्होंने रूल किया था ये नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया यानी भारत के उत्तर और मध्य भागों के बीच में इनके द्वारा शासन किया गया था। इन्होंने इस टाइम पीरियड में अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अब ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसके अलावा इस टाइम पीरियड में इन्होंने जो वैदिक ट्रेडिशन है, वैदिक परंपरा है, इसको दोबारा से रिवाइव किया था, दोबारा से पुनर्जीवित किया था, दोबारा से स्टार्ट किया था। इसके अलावा जो शुंग थे इन्होंने कल्चर को, जो साहित्य है यानी लिटरेचर है और जो आर्किटेक्चर है, इन सब का एक्सपेंशन किया था, इन सबको जो संरक्षित किया था। अब हम बात करते हैं कि अश्वमेध यज्ञ क्या है। अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं तो जो पावरफुल राजा होता था अपनी पावर को, अपनी सुप्रीमेसी को यानी अपनी सर्वोच्चता को दिखाने के लिए वैदिक यज्ञ करवाता था, जिसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। इसमें होता क्या था, इसमें जो है एक घोड़े को बहुत सारे सैनिकों के साथ जो है स्वतंत्र रूप से यानी फ्रीली छोड़ दिया जाता था, और वो जो घोड़ा है सैनिकों के साथ जो है हर एक राज्य से गुजरता था, और जितने भी राज्यों से होकर के वो गुजरता था वहां पर अगर वो बिना किसी चुनौती के, बिना किसी चैलेंज के उस एरिया से गुजरता हुआ चला जाता था तो ठीक था। लेकिन अगर किसी, वो पूरा क्षेत्र जो राजा के अंडर में आ जाता था, लेकिन अगर कहीं पे भी कोई अन्य राजा उसको चुनौती देता है तो उसके साथ फिर इसको वॉर करनी पड़ती थी, फिर युद्ध होता था। तो ये जो यज्ञ था इसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, और इसको काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस यानी बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा जो है सम्मान पूर्वक माना जाता था। तो इस टाइम पीरियड में जो राजा होते थे अपनी सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाते थे, और फिर उसके बारे में अपने सिक्कों के ऊपर भी या फिर अपने अभिलेखों के ऊपर भी वर्णन करवाते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शुंगों का आर्ट में क्या योगदान था, कला में क्या योगदान था। तो इस टाइम पीरियड में जो शुंगास थे उन्होंने संस्कृत साहित्य और दर्शन को इंपॉर्टेंस दी। कहने का मतलब है कि लिटरेचर में और फिलॉसफी में जो संस्कृत लैंग्वेज है इसको काफी बढ़ावा दिया इस टाइम पीरियड में। साथ ही साथ आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी कला और स्थापत्य कला, इसका भी काफी ज्यादा विस्तार किया। और इसको एक एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं भारतुप स्तूपा की। भारतुप स्तूपा की बात करते हैं या भारूत स्तूप की बात करें तो इसके ऊपर जो नक्काशी हमें देखने को मिलती है, जो स्कल्पचर हमें इस टाइम पीरियड का देखने को मिलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि मूर्तियां काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी, और इन मूर्तियों से हमें उस टाइम पीरियड के कला और आर्किटेक्चर यानी कला और स्थापत्य कला के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड में जो बौद्ध कला है यानी जो बौद्ध रिलीजन है उसका भी काफी ज्यादा हमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश की बात करते हैं तो इस टाइम पीरियड में सेकेंड इंपॉर्टेंट राजवंश है आपका, वो है सातवाहन राजवंश। सातवाहन वंश की बात करते हैं तो इस डायनेस्टी का जो राइज किया था, ये एस्टेब्लिशमेंट किया था, उसका नाम था सिमुक। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं एग्जाम। सिमुक ने किया था, और ये दक्कन भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली और बड़े भाग के ऊपर कैप्चर करके अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाला राजवंश था। इसकी जो मुख्य कैपिटल है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसकी जो इंपॉर्टेंट कैपिटल थी वो थी अमरावती और प्रतिष्ठान, जिसे पैठण भी कहा जाता है। इन्होंने अपने टाइम पीरियड में अपने राज्य का काफी एक्सपेंशन किया, और इनकी खासियत थी समुद्र का व्यापार, और इसकी जानकारी हमें इनके सिक्कों से मिलती है। इनके सिक्कों के ऊपर जो नाव की पिक्चर बनी हुई है उससे ये पता चलता है कि इनका देश विदेश के साथ जो है बड़े लेवल पर व्यापार होता था, क्योंकि इनके सिक्कों पे हमें समुद्री जहाज की पिक्चर देखने को मिलती है। इसके बाद अगर बात करें सातवाहन का व्यापार, जो सातवाहन लोग थे ये किन किन चीजों का ट्रेड करते थे, तो सातवाहन जो है इस टाइम पीरियड में जो ट्रेड करते थे, मुख्य रूप से ये जो ट्रेड करते थे इसमें आपको देखने को मिलेगा जो इंपॉर्टेंट ग्लास परफ्यूम है, इसके अलावा ऑइंटमेंट है यानी कांच और सुगंधित मलहम। इसके अलावा एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि वो क्या एक्सपोर्ट करते थे, आयात करते थे, तो मसाले, वस्त्र, चंदन, मोती, हाथी दांत, इन सब का ये निर्यात करते थे, मतलब यहाँ से भेजते थे और वहां से मंगवाते थे, जिसमें मुख्य रूप से सुगंधित मलहम और कांच की बॉटल्स वगैरह ये सारी और परफ्यूम वगैरह ये सारी चीजें होती थी।
इसके अलावा ये काफी क्षेत्रों पे जो कृषि भी करते थे। कृष्णा और गोदावरी का जो नदी वाला पोर्शन है वो काफी ज्यादा उपजाऊ है। वैसे भी कॉमनली अगर बात करें, नदी के आसपास का जो एरिया होता है वो काफी ज्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि वहां पर पाई जाने वाली जो मृदा या सॉइल होती है वो एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो इन्होंने कृष्णा और गोदावरी के आसपास के एरिया में बड़े लेवल पर कृषि का विस्तार किया, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन किया। साथ ही साथ रोमन साम्राज्य तक इनका व्यापार जो है, रोमन एम्पायर तक इनका व्यापार जो है बड़े लेवल पर फैला हुआ था। इन टाइम पीरियड में व्यापार से जो इनको टैक्स मिलता था, वो टैक्स जो है इनकी राज्य की आय को काफी ज्यादा बढ़ाने में हेल्प करता था। यानी स्टेट की इकोनॉमी जो है उससे राज्य से मिलने वाले व्यापार से मिलने वाले टैक्स से चलती थी। इसके बाद इसकी एक और इम्पोर्टेंट खासियत है कि सातवाहन शासक जो है उनका जो नाम होता था वो उनके मम्मियों के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ते थे। कहने का मतलब है राजकुमारों के जितने भी प्रिंसेस थे उनके नाम अक्सर उनकी माँ के नाम के साथ जुड़े होते थे। एग्जाम्पल के लिए गौतमी पुत्र सातकर्णी, उनका नाम उनकी माँ गौतमी बलश्री के नाम पर रखा गया है। इस टाइम पीरियड में मैटरनल, जैसे आज के टाइम पीरियड में या फिर आप बहुत सारी डायनेस्टी में देखोगे पितृवंश राजवंश होता है, यानी पापा के नाम से ही नाम चलता है, लेकिन यहाँ पे मैटरनल डायनेस्टी थी, मतलब माँ के नाम से ही जो है राजाओं के नाम में माँ का नाम जुड़ा होता था। और इसके अलावा जो है रानियां भी जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, बड़े बड़े दान देती थी। याद रखिएगा जो सातवाहन राजवंश है ये अपने दान देने के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं, और सबसे पहले लैंड ग्रांट्स देने वाले जो डायनेस्टी है या राजवंश है वो सातवाहन है। यानी बड़ी बड़ी ब्राह्मणों को जमीनें दान में देने का जो हमें साक्ष्य मिलता है, जो सोर्स मिलता है, उससे पता चलता है कि सबसे ज्यादा सातवाहनों के द्वारा जो है ब्राह्मणों को जमीनें जो है वो भूमि जो है दान में दी गई। इसके बाद अगर हम कल्चर की बात करते हैं, सातवाहन रिलीजन के कल्चर की बात करते हैं, तो इस टाइम पीरियड में जो सातवाहन थे वो मुख्य रूप से कृष्ण के उपासक थे, यानी कृष्ण के डिवोटी थी, भगवान कृष्ण जी की पूजा करते थे। इसके अलावा उन्होंने बड़े लेवल पर जैन और बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को भी संरक्षण दिया, उनको भी प्रोटेक्ट किया। इस टाइम पीरियड में जो ब्राह्मण होते थे उनको बड़े, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ब्राह्मणों को बहुत सारी जमीनें इन्होंने दान में दी। इस टाइम पीरियड की जो कार्ले गुफाएं हैं बौद्ध स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां पर हमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब हम बात करें, इतना एक्सपेंशन होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि जो सातवाहन वंश है उसका पतन हो गया या वो डिक्लाइन कर गया? तो डिक्लाइन का रीजन था 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आते आते सातवाहन वंश के जो राज्य थे वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होने लगे, जिससे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण होने लगा, और राज्य जो है वो पॉलिटिकल लेवल पर कमजोर पड़ने लगे, राजनीतिक स्तर पर कमजोर पड़ने लगे, जिससे साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें इकोनॉमिकल लेवल पर, आर्थिक स्तर पर गिरावट दिखाई देने लगती है, जिससे एक टाइम पीरियड के बाद सातवाहन वंश जो है वो डिक्लाइन कर जाता है, समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं चेदियों के बारे में। चेदी वंश की बात करते हैं, चेदी का राइज कैसे हुआ इसके बारे में बात करते हैं। तो मौर्यन एम्पायर के बाद, मौर्य साम्राज्य के बाद एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में अगर उभरा इंडिया में कोई, तो वो आपका चेदी है। चेदी की बात करते हैं तो चेदी राजवंश का उदय जो है कलिंगा में, जो आज का उड़ीसा वाला क्षेत्र है ना, वहां पर हुआ। और यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट शासकों में से एक थे राजा खारवेल। राजा खारवेल जो आपके चेदी राजवंश है उसके एक मुख्य राजा माने जाते हैं। इन्होंने हर एक धर्म का काफी रिस्पेक्ट किया, उनके विचारों को सम्मान किया, और इन सब चीजों के बारे में जानकारी हमें उस टाइम पीरियड के जो अभिलेख हैं उनसे मिलते हैं। उदयगिरी खंडगिरी गुफा जो शैलकट स्थापत्य कला है उससे हमें ये पता चलता है कि उन्होंने किस तरीके से जो आर्किटेक्चर है, जो स्थापत्य कला है, इसको संरक्षण प्रदान किया था। इसके अलावा जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें राजा खारवेल की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं कि उन्होंने किस तरीके से अलग अलग साम्राज्यों को जीता, उन्होंने किस तरीके से स्थापत्य कला को और साहित्य को संरक्षण दिया, अपने सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कैसे डेवलपमेंट किया, इन सब चीजों के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से बहुत सारी जानकारियां मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं साउथ इंडिया के टाइम पीरियड की। साउथ इंडिया में भी इस टाइम पीरियड में बहुत सारे राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से 3 राज्यों के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं चेर वंश के बारे में। चेर वंश की बात के बारे में बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क कर रही हूँ, इसे लिख लीजिएगा। चेरों को केरल पुत्र या केरल का पुत्र भी कहा जाता था, और पश्चिम तमिलनाडु के क्षेत्र में इन्होंने, और केरल, पश्चिम तमिलनाडु और केरल, इन क्षेत्रों में इन्होंने अपना बड़े लेवल पे एक्सपेंशन किया था, और इनकी मुख्य राजधानी थी बंजी, जो आज के टाइम पीरियड में करूर कहलाती है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे भी स्टार मार्क कर रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन कई बार 1 मार्क में आ जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने तमिल साहित्य और संगम कवियों को संरक्षण दिया। कहने का मतलब है
तमिल्स में जो लिटरेचर लिखी गई उसको भी संरक्षण प्रदान किया। कवियों का जो समूह होता है जिसको संगम कहते हैं, उनको भी संरक्षण प्रदान किया। संगम कवियों के संरक्षण प्रदान करने वाले प्रमुख राजवंशों में से एक माना जाता है आपके चेर को। इसके अलावा जो चेर साम्राज्य था, इनका रोमन साम्राज्य पश्चिम एशिया के साथ जो बड़े लेवल पे व्यापारिक संबंध था, उनके साथ ये बड़े लेवल पे ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। और इन व्यापार में जो स्पाइसेस होती थी, लकड़ी होती थी, हाथी दांत जिन्हें आइवरी कहते हैं, और मोती, इनका निर्यात करते थे ये बड़े लेवल पे। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड में रोमन एम्पायर तक व्यापार फैला हुआ था, यानी इकोनॉमिकल लेवल पर ये काफी ज्यादा समृद्ध माने जाते हैं, काफी ज्यादा प्रॉस्पर माने जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इस टाइम पीरियड की साउथ इंडिया की एक इंपॉर्टेंट और राजवंश है आपका, उसको हम कहते हैं पांड्या। पांड्या वंश की बात करते हैं तो इनकी राजधानी थी मदुरै। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पांड्य राजवंश की मुख्य राजधानी थी आपकी मदुरै, और ईसा पूर्व कई शताब्दियों तक ये अस्तित्व में रही। मेगास्थनीज जो मौर्य साम्राज्य के टाइम पीरियड में आया था भारत में राजदूत बनकर के, मेगास्थनीज ने अपनी जो किताब है इंडिका, उसमें भी पांड्य वंश के बारे में जानकारी दी और ये बताया कि यहाँ का राज्य जो है काफी ज्यादा प्रॉस्पर था, यहाँ पर काफी समृद्ध था, आर्थिक रूप से जो है ये राज्य काफी समृद्ध देखा जाता है। इसके अलावा इनका जो प्रशासन था, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, काफी मजबूत था, और इनका व्यापार जो है देश विदेशों तक फैला हुआ था, यानी यूनान से लेकर के रोमन एम्पायर तक इनका व्यापार फैला हुआ था। बड़े लेवल पर ये देश विदेशों के साथ व्यापार करते थे। इसके अलावा पांड्य वंश की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका नेवल फोर्स, यानी उनका जो नेवल पावर है, यानी नौसैनिक सेना है, वो काफी ज्यादा पावरफुल थे इस फील्ड में। और पांड्य राजवंश मुख्य रूप से मोतियों के व्यापार के लिए जाने जाते थे, मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। इसके अलावा शासकों ने जो है इस टाइम पीरियड में आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट किया, साथ ही साथ अलग जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया। इस तरह ये जो साम्राज्य था, जैसे चेर साम्राज्य अपने आप में एक बहुत समृद्ध साम्राज्य था, उस तरीके से पांड्य राजवंश भी जो है एक साउथ इंडिया का समृद्ध साम्राज्य में से एक साम्राज्य माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो फॉरेन इन्वेड हुए हैं भारत पे। अगर हम बात करते हैं, इनमें पहला नाम आता है इन्वेंशन ऑफ द इंडो ग्रीक, यानी इंडो ग्रीकों का आक्रमण की बात करते हैं। तो सिकंदर ने जब इंडिया के ऊपर अभियान चलाया था, इंडिया के ऊपर कैंपेन किया था, तो उत्तर पश्चिम और यूनानी, यानी जो आपका किंगडम है, नॉर्थ वेस्ट किंगडम है, यहाँ नॉर्थ वेस्ट में जो यूनानी शासक है, वहां पे स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। कहने का मतलब है सिकंदर ने जब इंडिया पे इन्वेड किया था, इसके बाद बहुत सारे यूनानी रूलर्स जो है, उन्होंने इंडिया का जो साउथ वेस्ट वाला पार्ट है, वहां पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और साथ ही साथ इन लोगों को ही इंडो ग्रीक कहा जाता है। ठीक है, इंडो ग्रीक कौन? जो यूनान के जो लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, और मौर्य एम्पायर के पतन के बाद, डिक्लाइन के बाद जो है इनका काफी ज्यादा एक्सपेंशन होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यानी उत्तर पश्चिम भारत में इनका बड़े लेवल पर विस्तार हमें देखने को मिलता है। और इतिहास में मुख्य रूप से जाना जाता है इनको सिक्कों के लिए। सबसे पहले इंडो ग्रीक के द्वारा ही जो सिक्के हैं, कौन से, जो ऐसे चिन्हित वाले सिक्के होते हैं ना, ये प्रिंटेड सिक्के, ऐसे सिक्के जो उत्कीर्णित होते हैं, ऐसे सिक्के जो सबसे पहले इंडो ग्रीक के द्वारा ही चलाए गए थे। इन सिक्कों पर एक तरफ जो वासुदेव, कृष्ण और लक्ष्मी की हमें पिक्चर देखने को मिलती है, भारतीय देवी देवताओं की पिक्चर देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं शक के बारे में, जो द शकाज की बात करते हैं तो इंडो-सीथियन, ये इंडो-सीथियन थे, और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में से लेकर के 5वीं शताब्दी यानी 2nd सेंचुरी से लेकर 5th सेंचुरी तक जो है इन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट अच्छे से भारत के ऊपर किया। इसलिए जो है इंडो ग्रीक के बाद इंडिया में आए, उन्होंने अपना सत्ता संभाली, पावर में आए, काफी टाइम पीरियड तक रहे। इन्होंने जो है शक संवत की शुरुआत की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कैलेंडर है, शक संवत की शुरुआत की थी। और जो यही शक संवत जो है बाद में आकर के इंडियन का जो नेशनल कैलेंडर है उसका बेसिक्स या उसका आधार बना था। ठीक है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैंने इस पे स्टार मार्क कर दिया है। नेक्स्ट है आपका कुषाण वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। कुषाण जो है मुख्य रूप से इनका राइज सेंट्रल एशिया से होता है, मध्य एशिया से भारत की ओर आते हैं, और लगभग 2nd सेंचुरी तक यानी दूसरी शताब्दी ईसा तक तो भारत पहुंचते हैं। और भारत में आकर के इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश किया, और नॉर्दर्न इंडिया तक जो है यानी उत्तर भारत तक जो है अपना शासन फैलाया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक हैं आपके या रूलर हैं, दैट वाज कनिष्क। कनिष्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुषाण वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे आपके कनिष्क। कनिष्क ने जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, जो बौद्धिज्म है, इसको संरक्षण प्रदान किया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को संरक्षण प्रदान किया। साथ ही साथ जो आपका सिल्क रूट है,
इसके ऊपर कंट्रोल करके जो ट्रेड है उसको काफी ज्यादा बढ़ावा दिया था कुषाण ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि सिल्क रूट को बढ़ावा देने वाले जो है वो कौन थे। तो यहां से आपको ये जान के रखना है कि सिल्क रूट को बढ़ावा दिया गया था कुषाण के द्वारा, इसलिए कुषाण जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर में से एक माने जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गांधार और मथुरा कला शैली का, यानी गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स की बात करते हैं। तो कुषाण काल में यानी कुषाण टाइम पीरियड में जो है इंडियन और जो आपका ग्रीक है, इंडियन ट्रेडिशन और ग्रीक ट्रेडिशन दोनों का मिक्सचर हमें देखने को मिलता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इस टाइम पीरियड में। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में जो आपके रिलीजियस जो आर्किटेक्चर है यानी धार्मिक कला है या फिर रिलीजियस आर्ट है उसका भी बड़े लेवल पे हमें एक्सपेंशन और डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं गांधार, इस टाइम पीरियड में दो स्कूल ऑफ आर्ट बहुत फेमस थे, एक था आपका गांधार, दूसरा था मथुरा। गांधार की बात करते हैं तो गांधार कला जो है इसमें आपको यूनानी और रोमन दोनों रिफ्लेक्शन दिखाई देने को मिलते हैं, दोनों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। यूनानी और रोमन यानी ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इसके अलावा जो जितने भी जो भगवान बुद्ध हैं उनकी जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों की जो आकृति है जिसमें उन्हें कपड़े पहने हुए, वेशभूषा पहने हुए दिखाया हुआ है, ये जो एग्जाम्पल है गांधार कला का। मथुरा कला की बात करते हैं तो ये इंडियन स्टाइल में, याद रखिएगा गांधार कला आपका ग्रीको रोमन है यानी इसमें ग्रीक और रोमन दोनों हमें दिखाई देने रिफ्लेक्शन दिखाई देते हैं। लेकिन जो मथुरा कला है वो इंडियन स्टाइल बेस्ड है, इसमें हमें जो है विशुद्ध भारतीय रूप से जो विकसित कलाकृतियां हैं वो दिखाई देती है। यानी मथुरा कला में हमें भारत का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जबकि गांधार कला में हमें ग्रीक और यूनानी दोनों का मिक्सचर दिखाई देता है। इस तरह हम पूरे इस चैप्टर से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 30वीं शताब्दी तक के काल में इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, डिक्लाइन के बाद बहुत सारे राजवंशों का उदय हुआ जिसमें सातवाहन, चोल, चेर, पांडे इन सब का हुआ क्षेत्रीय लेवल पे। इन लोगों ने एक दूसरे के साथ अपने संबंध को अच्छा करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए, व्यापारों का यानी ट्रेड का डेवलपमेंट किया, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया, बड़े बड़े लेवल पे जो लैंड ग्रांट्स दिए, साहित्य की बात करें, लिटरेचर की बात करें, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें, इनको संरक्षण करने का काम किया बड़े लेवल पर। इस तरह इसके अलावा अगर हम फॉरेन इन्वेड की बात करते हैं तो इंडो ग्रीक, शक, कुषाण हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने इंडिया के कल्चर को समझा और इस टाइम पीरियड में अलग अलग कल्चर का आपस में आदान प्रदान हमें देखने को मिलता है, सांस्कृतिक मेल देखने को मिलता है, बड़े लेवल पे समुद्री व्यापार हुए, सिल्क रूट का डेवलपमेंट होता है जिसमें कनिष्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कनिष्क ने जो सिल्क रूट है उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद व्यापार का बड़े लेवल पे एक्सपेंशन किया, जिससे इकोनॉमिकल लेवल पर, आर्थिक स्तर पर भी जो हमारा इंडिया है उसका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। इस तरह भारतीय परंपराएं जो है उसमें आपको डाइवर्स हेरिटेज जो समृद्ध विरासत और विविध विरासत देखने को मिलती है और नए विचारों का हमें आपस में आदान प्रदान, नए कल्चर को जानना और एक दूसरे के साथ आदान प्रदान भी देखने को मिलता है। इस तरह की जो पूरा चैप्टर है इसमें हमने ये जाना कि अलग अलग राज्यों के एक्सपेंशन हुआ, अलग अलग राज्यों के राइज होने से अलग अलग कल्चर को जाना गया, किस तरीके से राज्यों के पुनर्गठन से न केवल पॉलिटिकल लेवल पर बॉर्डर चेंज हुआ बल्कि संस्कृति का भी आदान प्रदान हुआ। तो ये आपका पूरा चैप्टर था जिसमें हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा, एक एक चीज को, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने साथ के साथ मार्क कराई है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा और कहीं पर भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। इसके नोट्स जो है उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसके नोट्स और क्वेश्चन आंसर दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।